नाज़रीन, ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो फायर करने के लिए जो है अपनी प्रिपरेशंस कर रहा है, और दूसरी तरफ इजराइल जो है वो अपने जो मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस है, जो इससे पहले उसने डिप्लॉय नहीं किया, वो पहली बार जब वो डिप्लॉय करने जा रहा है, जो जिसको डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट जो है वो किया जा सके। तो इस वक्त जो इजराइल और अमेरिका की तैयारी नाज़रीन है वो हमें यह बता रही है कि वो एक फाइनल वॉर, यानी ईरान की डिस्ट्रक्शन के हवाले से फाइनल वॉर वो अपनी तरफ से लॉन्च करने जा रहे हैं। ये जो जंग होने जा रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये कोई एक और राउंड होगा, बल्कि वो अपनी तरफ से इस अटैक के अंदर ईरान को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करने का इरादा रखते हैं। इजराइल और अमेरिका जो है वो दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो एयर डिफेंस है, इस प्लेनेट का सबसे एडवांस एयर डिफेंस जो एग्जिस्ट करता है, वो यहां लेकर आ रहे हैं, और जो उन्होंने बना रखा है वो भी पहली बार जो है वो डिप्लॉय करने जा रहे हैं। और एक तरफ वो एयर डिफेंस डिप्लॉय कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो मैक्सिमम फोर्स के साथ। और जब हम ये कहते हैं कि एक एम्पायर विद मैक्सिमम फोर्स, उसका मतलब क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। अमेरिका की जो एयरफोर्स है वो दुनिया की सबसे पावरफुल एयरफोर्स है, रशिया और चाइना से भी बड़ी जो एयरफोर्स है वो अमेरिका की है। तो वो अपनी मैक्सिमम फोर्स के साथ जो है ईरान पर एयर अटैक जो वो करने जा रहे हैं, ताकि ईरान को जब वो क्रश किया जा सके और आगे से जो वो रिस्पॉन्ड देगा उसको जो है वो कमजोर से कमजोर बनाया जा सके, पहले अटैक करके और फिर उसके आने वाले मिसाइलों को इन जदीद तरीन एयर डिफेंस के साथ रोककर। तो इस सिनेरियो के अंदर ईरान के लिए नाज़रीन जो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है वो करना बड़ा क्रूशल होगा। ये डिसीजन कि जब वो ये करने जा रहे हैं तो क्या ईरान को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करनी चाहिए, मतलब ये डिसीजन उनके लिए बड़ा क्रिटिकल होगा। ज़ाहिर है आसान फैसला नहीं है कि ऑलरेडी ईरान के खिलाफ बयानियां है और वो फिर कहेंगे कि देखें ईरान ने जब वो हमले में पहल की है तो, लेकिन अगर ईरान हमले में पहल नहीं करता तो जब वो अटैक करेंगे तो उनका अटैक बहुत लीथल और रैपिड होगा। ज्यादा से ज्यादा वो ईरान की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं, जो ईरान के लॉन्चर्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने की जब वो कोशिश करेंगे, ताकि ईरान के रिस्पांस को कमजोर से कमजोर बनाया जा सके। तो ऐसे मौके पर ईरान अगर पहले रिस्पॉन्ड कर देता है तो जो लॉन्चर्स डिस्ट्रॉय होने हैं वहां से वो मिसाइल फायर कर सकते हैं। तो ये फिर भी ये लेकिन आसान फैसला नहीं है कि हमले के अंदर पहल करना। तो लेकिन ज़ाहिर ईरान एक फैसला कुन जंग लड़ने की तरफ जा रहा है, उस पर मुसल्लत हो रही है, तो वो ये फैसला ले भी सकता है जो आज तक उसने लिया नहीं है। तो मे बी वो ये फैसला ले, मे बी ना ले, लेकिन ये बड़ा क्रूशल होगा। दूसरी तरफ यूरोप जो है वो बहुत डबल स्टैंडर्ड्स एक बार फिर जब वो दिखा रहा है। इस वक्त ईरान को जो है वो जो डिप्लोमेटिक फोरम्स हैं उन डिप्लोमेटिक फोरम से निकाला जा रहा है, इस बयानिए के साथ कि ईरान की गवर्नमेंट ने जो है वो क्रैकडाउन किया है प्रोटेस्टर्स के ऊपर। इस बयानी के साथ उनको निकाल रहे हैं डिप्लोमेटिक फोरम से, और इससे ईरान को डीलेजिटिमाइज, उनकी गवर्नमेंट को डीलेजिटिमाइज करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। ईरान को मजीद आइसोलेट करने की जो वो कोशिश की जा रही है, मजीद उनको कमजोर करने की जो वो कोशिश की जा रही है, और इस नैरेटिव को वो मजीद बढ़ाते चले जा रहे हैं कि ये एक जालिम हुकूमत है, ये एक इलिजिटिमेट हुकूमत है, और अल्टीमेटली फिर उसको ओवरथ्रो करने की, यानी ये सारे इकदाम जो हैं ये बड़े डीप डेंजरस कॉन्स्पिरेसी की तरफ जब वो इशारा कर रहे हैं ईरान को डिस्टेबलाइज करने के हवाले से। तो सीरिया के हवाले से काफी डेवलपमेंट सामने आ रही है। अल-शरा की कॉल हुई है उर्दगान के साथ, इससे पहले एमबीएस के साथ हुई है, अब उर्दगान के साथ कॉल हुई है, और जो एसडीएफ का कमांडर है वो दमिश्क आ रहा है और दमिश्क में मुलाकात होगी, और इसमें दो टोका बात होगी। या तो एसडीएफ हथियार डालकर नेशनल फोर्सेस के अंदर जब वो इंटीग्रेट हो जाएगी, या फिर अल-शरा की फौज अब आगे बढ़ेगी और एसडीएफ का जब वो सफाया कर देगी। तो अब बातचीत जो है वो दरमियान होने जा रही है, और उर्दगान और एमबीएस ने कहा कि हम पूरी तरह से अल-शरा के और सीरिया के साथ खड़े हैं। ग्रीनलैंड की अगर नजर हम बात करें तो दुनिया पहली बार एक तमाशा देख रही है कि यूरोप और अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं, और पहली बार ये लड़ाई दुनिया को देखने को मिल रही है। और जो इकोनॉमिक टूल्स दुनिया पर इस्तेमाल किए जा रहे थे, बहुत सारे मुल्कों को डिस्टेबलाइज कर दिया गया, तबाह कर दिया गया। इस वक्त भी ये इकोनॉमिक टूल्स जो कि उतने ही जालिम हैं जितनी एक मिलिट्री अटैक होता है, ये इकोनॉमिक टूल्स उतना ही किसी मुल्क में हलाकतों की वजह बनते हैं जितना एक मिलिट्री फोर्स होती है। तो ये इकोनॉमिक टूल्स बड़े रुथलेस अंदाज के अंदर कई दहाइयों से दुनिया पर इस्तेमाल हो रहे हैं। इस वक्त भी सैंक्शन लागू हैं, जारी हैं, लगी हुई हैं और मुल्कों को डिस्टेबलाइज कर रही हैं।
और दूसरी तरफ मिलिट्री फोर्स उन्होंने इस्तेमाल की है, तख्ते उल्टे हैं, लूट खसूट की है, बहुत कुछ किया है। तो ये टूल्स ये दुनिया पर इस्तेमाल कर रहे थे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये टूल्स एक दूसरे के ऊपर ये इस्तेमाल करने की तरफ जो वो जा रहे हैं, यानी इकोनॉमिक टूल्स और मिलिट्री दोनों टूल्स एक दूसरे के ऊपर। यूरोप जो है वो अमेरिका को गलत कह रहा है और अमेरिका यूरोपियंस को कह रहा है कि दे आर थ्रेट फॉर द होल प्लेनेट। अमेरिका यूरोपियंस अमेरिका को गलत कह रहे हैं और अमेरिका ये कह रहा है कि ये पूरे प्लेनेट के लिए खतरा है। जो ताजा तरीन ट्रंप की स्टेटमेंट थी उसमें उन्होंने कहा बर्तानिया और जर्मनी और डेनमार्क और नॉर्वे और जिन्होंने ग्रीनलैंड में फौज भेजी कि ये थ्रेट टू द प्लेनेट है, बर्तानिया थ्रेट टू द प्लेनेट है, ये अमेरिका फरमा रहा है। तो असल में हम एक कलेक्टिव वेस्ट का ब्रेक डाउन देख रहे हैं, मामूली लम्हा नहीं है। कलेक्टिव वेस्ट का जो एक ब्रेक डाउन है वो हम देख रहे हैं। इस अलायंस को जो हुआ था इसे ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अलायंस कहा जाता है। ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अलायंस था और ओवरऑल अगर आप देखें तो उसमें 3 बड़े आजम तो शामिल हैं, बड़े आजम अमेरिका, बड़े आजम यूरोप एंड बड़े आजम ऑस्ट्रेलिया। ये 3 बड़े आजम तो कम से कम इसमें शामिल हैं। तो ये ह्यूमन हिस्ट्री और फिर शेयर्ड वैल्यूज, सबसे इसकी बुनियाद तो ये है ना, शेयर्ड वैल्यूज और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो एक सेम है। यानी अफ्रीका को तबाह करना है तो सभी करना चाहते हैं, एशिया को सबजुगेट करना है तो सभी करना चाहते हैं, इजराइल को हेजेमोनिक बनाना है तो सभी इस बात पर एक हैं, ईरान को डिस्ट्रॉय करना है तो इस बात पर एक है, चाइना सबसे बड़ा विलन है तो एक है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक है, रशिया को जब वो डिसइंटीग्रेट करना है, कई हिस्सों में तकसीम करना है जैसे सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो इंटरेस्ट एक है। शेयर्ड वैल्यूज एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट एक हैं। तो ये यानी कि इस बुनियाद पर उनका अलायंस था, ये उनकी बेसिस थी और ये ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अलायंस था। वो इस वक्त जब वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये कोई मामूली लम्हा नहीं है। एक टैरिफ वॉर जब वो इस वक्त छिड़ने जा रही है जो अल्टीमेटली एक मिलिट्री क्लैश में भी तब्दील हो सकती है। अब यूरोप इस वक्त कंसिडर ये कर रहा है कि वो अमेरिका के ऊपर टैरिफ इंपोज करे और इसके साथ जो अमेरिका की बड़ी कंपनीज हैं उनकी जो एक्सेस है यूरोपियन मार्केट्स तक उसको जब वो रोक दे। ये बहुत बड़ा इकदाम होगा और जाहिर है इस इकदाम के बाद ट्रंप पीछे तो नहीं हटेगा। जो ट्रंप की नफ्सियात है, इसके बाद ट्रंप जो है वो पहले से भी ज्यादा रिएक्ट करेगा और जो उसने टैरिफ लगाए हैं हो सकता है वो 10% जो अभी टैरिफ लगे हैं इसको वो 500% कर दे, ये उसका पता नहीं है, वो इसको 100% कर दे, 50% कर दे। और यानी कि यूरोपियंस अब करने पर मजबूर हैं कि वो खामोश नहीं रह सकते। अगर वो टैरिफ लगाते हैं तो फिर ट्रंप इससे भी ज्यादा टैरिफ इनके ऊपर लगाएगा, तो एक टैरिफ वॉर इनकी आपस में जब वो छिड़ जाएगी। तो वो इकोनॉमिक टूल ये दुनिया को इस्तेमाल कर रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। ज़ाहिर इससे अमेरिका की इकोनॉमी को भी नुकसान होगा और यूरोप की जो इकोनॉमी है उसको भी नुकसान होगा। इस वक्त यूरोपियंस को बहुत ज्यादा ये खतरा है कि ट्रंप साहब जो है वो इन्वेड कर सकते हैं ग्रीनलैंड को। मतलब ट्रंप है ना, कोई भी फैसला कर सकता है और ट्रंप ने कहा है कि मिलिट्री फोर्स वो इस्तेमाल कर सकता है। और जब से इन्होंने फौजें भेजी हैं तो उसके बाद ट्रंप और गुस्से में है। तो इनको बड़ा खतरा है कि ग्रीनलैंड को इन्वेड किया जा सके। 56,000 लोग हैं ऑलरेडी, अमेरिका की बेस वहां पर है, तो वो इन्वेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इनको बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ एक और नाज़ीन चीज है, नेटो कोलैप्स हो रहा है। नेटो का भी तो कोलैप्स हो रहा है ना भाई। ये तो वो मुल्क है जिसको अमेरिका ने प्रोटेक्ट करना था। नेटो कंट्री के ऊपर अटैक किया जा रहा ना, एक नेटो कंट्री के ऊपर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अटैक कर रहा है। और ये अलायंस था भाई, अमेरिका ने तो डेनमार्क को बचाना था, अमेरिका डेनमार्क के इंटरेस्ट के ऊपर अटैक कर रहा है। तो इसके साथ अभी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर इस माहौल में किसी नेटो मुल्क के ऊपर अटैक हो जाता है, क्या सारे नेटो मुल्क जब वो वहां पर जाएंगे? क्या अमेरिका अपनी फौज, मिसाल के तौर पर रशिया जब वो किसी नेटो कंट्री को हिट कर देता है, क्या अमेरिका रशिया के खिलाफ फौज भेजेगा? क्या कोई और मुल्क जब वो नेटो कंट्री को हिट कर देता है, क्या अमेरिका उसके खिलाफ फौज भेजेगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त पैदा हो गया कि नेटो, उसका तो खात्मा कहीं ना कहीं हो भी चुका है। अगर रशिया हिट कर देता है तो अमेरिका फौज भेजेगा उस आर्टिकल 5 के मुताबिक जो कि भेजनी है उसको, क्या वो भेजेगा? इस वक्त तो खुद एक नेटो कंट्री के ऊपर अटैक कर रहा। तो नेटो कहीं ना कहीं ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और जिस दिन ये इनकी आपस में कोई इस तरह का क्लैश हो गया तो उसके बाद वो ऑफिशियली जब वो खत्म हो जाएगी।
अमेरिका इस वक्त इस तरह से धौंस दिखा रहा है यूरोप को, जैसे वो दुनिया को, अमेरिका और यूरोप जैसे दुनिया को दिखाते हैं कि जो चाहेगा हम छीन लेंगे, तो अमेरिका यूरोपियंस को ऐसे ही ट्रीट कर रहा है कि जो चाहेगा हम छीन लेंगे। अच्छा, तो ये तमाम सूरत हाल है। सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जब वो होने जा रहा है, और आप यूरोप की हिपोक्रेसी देखिए, मुनाफिकत देखिए कि ईरान को इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से एक्सक्लूड कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, और इसमें शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इसमें शरीक होना था, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। किस बात पर? इस बात पर कि जनाब अली, ईरान की जो गवर्नमेंट है इसने प्रोटेस्टर्स के ऊपर क्रैकडाउन किया है। इसलिए ये कितने बुरे लोग हैं, हम इनको जो है वो बिल्कुल इजाजत नहीं दे सकते। अब देखिए कि इजराइल ने एक जेनोसाइड की अभी भी कर रहा है। यूरोप के अंदर तारीख के सबसे बड़े मुजाहरे हुए, और उन मुजाहरों में ये मुतालबात रखे गए, और खुद मुजाहरीन से हटकर हर गवर्नमेंट के अंदर कहीं मिनिस्टर्स, कहीं लॉ मेकर्स, कहीं फॉरेन अफेयर्स के लोग, कहीं थिंक टैंक्स, उन्होंने भी आवाज उठाई और ये प्रेशर डाला गया। फॉर्मर डिप्लोमेट्स, उन्होंने कहा कि इजराइल को जब वो यूरोपियन इवेंट से आउट किया जाए, जिसमें वैसे भी इजराइल की शिरकत बनती नहीं है, क्योंकि वो यूरोपियन यानी यूरोप की फुटबॉल लीग है, तो उसमें यूरोपियन कंट्रीज होंगे ना, तो इजराइल यूरोपियन कंट्री तो नहीं है, उसमें तो वैसे ही इजराइल की शिरकत नहीं बनती। तो अब इस जेनोसाइड के बाद तो बिल्कुल उसको जब निकाला जाना चाहिए। एक भी फोरम से ये इजराइल को नहीं निकाल सके, बावजूद इसके कि इनके अपने लोगों ने मुतालबा किया और इजराइल ने जेनोसाइड किया और कर रहा है। उल्टा इन्होंने प्रोटेस्टर्स के ऊपर जब वो क्रैकडाउन किया, और इजराइल उस फोरम में शरीक होगा और ईरान उस फोरम में शरीक नहीं होगा। इजराइल जिसने 1 लाख से ज्यादा लोगों को शहीद किया है, जिसमें 70% औरतें और बच्चे हैं, लाइव दुनिया ने ये सारे मनाजर देखे हैं, लाखों लोग जख्मी हैं। भूख को एज अ वेपन इस्तेमाल किया गया है, और इंसानियत जब वो काम की है, भूख को बाकायदा एज अ वेपन इस्तेमाल, भूख से लोगों को मारा गया है। उसमें सर्दी और डिजीज और भूख और मेडिसिन, इस सब से मारा जा रहा है। डॉक्टर्स को वहां पर मारा गया, नर्सेज को मारा गया, औरतों और बच्चों को। यूनाइटेड नेशन के सबसे ज्यादा लोग यहां गजा के अंदर मारे गए, यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री के अंदर। वो इजराइल शिरकत करेगा, लेकिन ईरान जो है वो उसमें शिरकत नहीं कर सकता। तो ये है इनके डबल स्टैंडर्ड्स। जरा हेडलाइंस देखिए। डेवोस अनाउंस के द कैंसिलेशन ऑफ ईरान फॉरेन मिनिस्टर पार्टिसिपेशन इन द फोरम दिस ईयर, और उसने कहा कि नो राइट, कोई ईरान को हक नहीं है, और ये बहुत गलत बात होगी कि हम ईरान को जब इजाजत देंगे जो इन्होंने क्रैकडाउन किया है। तो बात असल में पता है क्या है? बात सिर्फ यह है कि वो ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ईरान की गवर्नमेंट को डीलेजिटिमाइज जो करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो इन्होंने इकदाम उठाया है, ये मजीद डेंजरस इकदाम उठाने की तरफ मजीद इशारा कर रहा है कि इसके बाद वो और भी इकदाम उठाएंगे। यानी वो एक गवर्नमेंट को मुकम्मल जालिम जब वो साबित कर रहे हैं, उसको दुनिया से आइसोलेट कर रहे हैं, मजीद इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रहे हैं, और अल्टीमेटली वो क्या करने जा रहे हैं? ओवरथ्रो करने जा रहे हैं कि एक तो गवर्नमेंट है ही बुरी, उसने मुल्क को भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया है, वो दुनिया के लिए खतरा है, और किसी फोरम में भी वो शरीक होने के काबिल नहीं है। तो ऐसी गवर्नमेंट क्यों होनी चाहिए? तो ये अल्टीमेटली ईरान को डिस्टेबलाइज करने का, और ये वो सारा घिनौना मंसूबा है जो ईरान के खिलाफ, ये बहुत बड़ा ये स्टेप है जो इन्होंने लिया है। ज़रा ईरान का इस पर जब रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन ये ईरान को मुकम्मल डिस्ट्रॉय करने की साजिश है। डायरेक्ट मिलिट्री अटैक इन्होंने किया है। इन्होंने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया, जो न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक नहीं किया जा सकता क्योंकि उससे कोई बड़ा डिजास्टर जन्म ले सकता है। इन्होंने वो भी किया। अच्छा, उल्टा हमले ईरान पर हो रहे हैं। मिलिशिया भी इन्होंने ईरान के अंदर भेजी है, जिसके नतीजे में इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं। मिलिशिया भी इन्होंने भेजी है, और उल्टा निकाल भी ईरान को रहे हैं, और फिर ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमन राइट्स के चैंपियन भी बन रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे बशार अल-असद की गवर्नमेंट रह गई थी, एक खाना जंगी है, शाम के हिस्सों में तकसीम हो चुका है, लेकिन बशार अल-असद जब मौजूद हैं, तो अभी तो यानी तेहरान की जो गवर्नमेंट है वो पूरे ईरान को रूल कर रही है। अगर कल को ऐसा खुदा न खास्ता कोई मामला हुआ, तो फिर ये ईरान की गवर्नमेंट को कैसे ट्रीट करेंगे? तेहरान की गवर्नमेंट को, यानी वहां पर को खाना जंगी खुदा न खास्ता छिड़ जाती है, इस तरह 2-3 हिस्सों में वो तकसीम हो जाते हैं, तो फिर ये क्या करेंगे तेहरान की गवर्नमेंट के साथ जो है वो? बहरहाल इनके बड़े खौफनाक मंसूबे हैं। और जो ईरान के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि यूएस और इजराइल की जो
प्रेशर कैंपेन है और अंदर से हमें डिस्टेबलाइज करने की कैंपेन है, ये कोलैप्स हो गई है, बिल्कुल फेल हो गई है। और जो इन्होंने एक्यूज यूएस एंड इजराइल, एक फेल्ड डिस्टेबलाइजेशन कैंपेन उन्होंने की, डिस्टेबलाइज करने की कैंपेन की, जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। और उन्होंने कहा कि इराक बहुत इंपॉर्टेंट है ईरान की सिक्योरिटी के लिए, इराक के साथ हम स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन जो है वो जारी रखेंगे। और इसी दरमियान जो इराक के फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त ईरान के दौरे पर हैं, उनकी ईरान के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात हुई और ईरान के सदर ने क्या कहा कि वाशिंगटन और तल अवीव पुशिंग टुवर्ड डिवीजन अमंग इस्लामिक कंट्रीज, ये ओआईसी मुल्कों को वाशिंगटन और तल अवीव जो डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो उनका खेल है डिवाइड एंड रूल का, यहां पर वो मजीद खेल रहे हैं। इराक जो है वो इनके निशाने के ऊपर है। इस वक्त एक बड़ा वाकया ये हुआ है कि एसटीएफ की जेलों से जो है वो दाइश के जो कैदी हैं वो रिहा हुए हैं और बहुत सारे गैंग्स के जो लोग हैं वो इराक के बॉर्डर्स की तरफ, इराक के बॉर्डर की तरफ देखे गए। तो इराक के अंदर, और इराक के प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि बड़ा घिनौना प्रोग्राम जब वो इराक के हवाले से बनाया जा रहा है। तो ये जो जंग ईरान पर छड़ी जा रही है, इससे इराक, लेबनान, शाम, यमन, ये सारे उसमें ड्रैग हो जाएंगे। जनाब अली, इजराइल और अमेरिका इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ईरान की डिस्ट्रक्शन, मुकम्मल डिस्ट्रक्शन की जो वो तैयारी कर रहे हैं, और ये उनकी जो प्रिपरेशन नजर आ रही है ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, ये सबसे बड़ी वो तैयारी कर रहे हैं। प्लैनेट की जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, चाहे वो अटैक के लिए हो या डिफेंस के लिए हो, दोनों वो लेकर आ रहे हैं इस वक्त। मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम स्ट्रेटजी, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी, मैक्सिमम इंटेलिजेंस और मैक्सिमम एयर डिफेंस लेयर जो वो बनाई जा रही है, यानी आखिरी दर्जे के ऊपर तमाम चीजें जो वो हो रही हैं। इस वक्त खबर यह है कि इजराइल अपना सबसे जदीद एयर डिफेंस जो उसने अभी बनाया है वो डिप्लॉय करने जा रहा है। ये एरो 4 है, इससे पहले उनके पास एरो 3 है, अब वो एरो 4 जो है वो पहली बार डिप्लॉय करने जा रहे हैं और ये उनका सबसे एडवांस है और ये हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए उन्होंने डिजाइन किया है। अब ये ऑन पेपर कितना होगा, लेकिन ये सबसे एडवांस तरीन वो लेकर आए हैं। इजरायली आर्मी तैयारी कर रही है कि ईरान का अटैक होगा और अपने जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको अपडेट कर रही है और एक्सेलरेट कर रही है एरो सिस्टम और आयरन डोम के जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनकी प्रोडक्शन को तेज कर दिया गया है। बड़ी जो इंपॉर्टेंट खबर आ रही है कि एरो 4, जिसको हेत्ज 4 भी कहा जाता है, ये सर्विस में लाया जा रहा है, इसको डिप्लॉय किया जा रहा है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये ईरान के जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसके हवाले से लाया जा रहा है। ये नेक्स्ट जनरेशन इजरायली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है ये, और ये एडवांस लॉन्ग रेंज जो मिसाइल्स आ रहे होते हैं उसको ये इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है, यानी जहां पर एरो 2 और एरो 3 फेल हो जाते हैं उसके लिए ये एरो 4 बनाया गया। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लास्ट टाइम ईरान ने मल्टी वॉर हेड्स वाले मिसाइल जब इस्तेमाल किए जिसको इजरायली एयर डिफेंस जब वो नहीं रोक सका, तो अब की बार वो मल्टी वॉर हेड्स रोकने वाले जो एयर डिफेंस है वो भी डिप्लॉय कर रहे हैं, जिसमें ये एरो 4 भी शामिल है। ये मल्टी वॉर हेड्स को रोकने में भी इसको डिजाइन किया गया है और मल्टी लेयर ये डिफेंस सिस्टम है और इससे इजराइल का जो क्वालिटेटिव मिलिट्री एज है अगेंस्ट ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी वो बढ़ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे उनकी स्ट्रेटजी जो वो क्या नजर आ रही है, स्ट्रेटजी नजर उनकी यह नजर आ रही है कि वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना चाह रहे हैं ईरान के रिस्पॉन्स को बहुत सारे तरीकों से, यानी इकोनॉमिक्स मेजर्स के जरिए, सैंक्शंस के जरिए, ईरान को कमजोर करके, साइबर अटैक करके, ग्राउंड अटैक करवा के, और फिर एक मैक्सिमम फोर्स के साथ और रैपिड, मैक्सिमम फोर्स एंड रैपिड एयर अटैक करके, और फिर जब ईरान के मिसाइल फिर भी फायर होंगे तो लेयर दर लेयर एयर डिफेंस डिप्लॉय करके ईरान का जो रिस्पॉन्स है उसको वो बिल्कुल मिनिमल लेवल के ऊपर करना चाह रहे हैं। ये उनकी स्ट्रेटजी नजर आ रही है, क्योंकि उनको सबसे बड़ा जो इस जंग में, यानी जो 6 मुल्कों को उन्होंने पिछले 25 साल में तबाह किया है, तो हम उनको उसमें वो उतना मसाइल जब दरपेश नहीं है, उनको सिर्फ इतना ही मसला रहा, यानी इराक और शाम और बाकी मुल्कों के हवाले से, कि बस वो एक लॉबिंग उनको करना पड़ी कि हाँ हमें कर लेना चाहिए, और कंसेंसस करने में टाइम लगा।
ये खतरा नहीं था कि इराक आगे से क्या रिस्पॉन्ड करेगा और शाम क्या करेगा और लीबिया क्या करेगा, इस वहां उनको ये सारी मुश्किल पेश नहीं आई। ईरान के मामले में वो कंफ्यूज हैं और बार बार स्ट्रेटजी को रीथिंक कर रहे हैं, नए नए सिस्टम्स ला रहे हैं, लाने पड़ रहे हैं, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल पावर है। तो उसको यानी कि वो न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस रिस्पॉन्स को कमजोर से कमजोर करने के लिए थ्रू वेरियस मीन्स, जिसमें ईरान को डीलेजिटिमाइज करना, सैंक्शंस लगाना, अंदर से डिस्टेबलाइज करना, साइबर अटैक करना, मैक्सिमम एयर अटैक करना और फिर एयर डिफेंस करना, ये सब उस चीज का जो हिस्सा है। क्योंकि अगर ईरान के पास मिसाइल्स ना हो तो क्या मसला है? अगर ईरान के मिसाइल्स इजराइल और अमेरिका का कोई नुकसान ना कर सके तो फिर क्या मसला है? उनको कोई जस्टिफिकेशन का मसला है? कोई मसला भी नहीं है उनके लिए। तो ये वो कर रहे हैं। तो जाहिर है ईरान भी इस हवाले से अपनी तैयारी कर रहा है और चाइना और रशिया भी इसी मामले में ईरान की जो वो मदद कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ जो है वो ट्रंप साहब का एक इंतहाई दिलचस्प बयान देखिए। कहता है कि अब मैं अपने आप को इतना ऑब्लिगेटेड नहीं समझता, यानी अपना ज्यादा मैं अपना फरीजा नहीं समझता, अब इस बारे में मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है कि मैं अमन के लिए काम करूं, क्योंकि मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया गया। वाकईतन डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी ना वो सही रिपोर्ट दी थी। कहता अब मैं ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता अमन के लिए, क्योंकि मुझे नोबेल पीस प्राइज ही नहीं दिया गया। अच्छा, उर्दगान और अल शरा की कॉल हुई है। उर्दगान ने कहा कि हम पूरी तरह से साथ हैं और दमिश्क और एसडीएफ के दरमियान एक सीजफायर हुआ है और उधर जो इनका कमांडर है वो दमिश्क आ रहा है और वहां पर इंटीग्रेशन डील होगी, यानी एसडीएफ बिल्कुल खत्म हो जाएगी और नेशनल फोर्सेस में शामिल हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो फिर अब मिलिटरली इनका सफाया किया जाएगा। ये मुआहिदा 10 मार्च का करके गए हुए हैं, लेकिन इसराइल की वजह से ये नहीं कर पा रहे, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ इसराइल की वजह से। तो अब या तो ये मुआहिदा करेंगे जो अब अल शरा ने, टर्की और एमबीएस ने फोर्स इस्तेमाल की है, तो अब या तो ये मुआहिदे पर इंप्लीमेंटेशन करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर फौज वहां पर खड़ी और वो मजीद आगे बढ़ेगी। ग्रीनलैंड के हवाले से आप जरा हेडलाइंस देखिए। ट्रंप टैरिफ लाइव अपडेट्स, यूरोपीय यूनियन डिस्कस $108 बिलियन, $108 बिलियन के वो रिटेलिएटरी टैरिफ लगाने जा रहे हैं और यूरोप विल नॉट बी ब्लैकमेल्ड, हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। $108 बिलियन की जो अमेरिका से आने वाली गुड्स हैं, $108 बिलियन उसके ऊपर टैरिफ लगाने जा रहे हैं जवाबी। ट्रंप टर्न्स ग्रीनलैंड इनटू टेस्ट ऑफ नेटो सर्वाइवल, यानी ग्रीनलैंड का जो फड्डा है ये मल्टी डायमेंशन है, इससे जो नेटो का सर्वाइवल है वो भी अब दांव पर लग गया, क्योंकि अगर अमेरिका ने कोई यहां पर इकदाम उठा दिया तो नेटो ऑफिशियली खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक नेटो कंट्री पर अटैक कर देगा। तो ये नेटो की सर्वाइवल का मसला भी बन गया है। यूरोप जो है वो, फाइनेंशियल टाइम बता रहा है कि यूरोप अमेरिकन कंपनीज को यूरोपियन मार्केट्स तक एक्सेस बंद कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका की बड़ी टेक जायंट्स कंपनीज भी हैं। कितना बड़ा इकदाम है जो रशिया और ईरान और चाइना खिलाफ वो उठा रहे हैं, वो अमेरिका के खिलाफ उठा रहे हैं। यानी अमेरिकन कंपनीज की एक्सेस यूरोपियन मार्केट्स तक जो बंद की जा रही है। बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमें टैरिफ वॉर के अंदर ड्रैग नहीं होना चाहिए। अच्छा, उधर जो गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस हैं वो तेजी के साथ बढ़ रही हैं, क्योंकि वो सब डॉलर बेच कर गोल्ड खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको खतरा है कि डॉलर कहीं कोलैप्स ना कर जाए। तो वहां पर गोल्ड खरीद रहे हैं लोग, सिल्वर खरीद रहे हैं तेजी के साथ, डॉलर बेच रहे हैं। तो ये भी एक उनकी इकोनॉमी को सबसे बड़ा इस वक्त डैमेज आ रहा है। तो ये ट्रंप साहब का ये जो रास्ता है जंगों का, और यहां से ऑयल ले लेंगे वहां से ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये ईरान में जिस स्ट्रेटजी के साथ आ रहे हैं ना कि हम एक एयर अटैक करेंगे, रजीम गिर जाएगी, फलां हो जाएगा, अगर ये एक बड़ा हमला ईरान पर कर देते हैं तो फिर ईरान में ये ड्रैग हो जाएंगे, इनको फौजें उतारना पड़ जाएंगी, फिर थोड़ी फौज उतारेंगे, फिर ज्यादा उतारना पड़ जाएंगी, ये बिल्कुल यहां पर फारिग होकर रह जाएंगे। और इनको दूसरा रास्ता लेना चाहिए इनोवेशंस का, जिससे अमेरिका ने तरक्की की है, थ्रू नॉलेज ड्रिवन उनकी तरक्की है जो आज चाइना कर रहा है, उस रास्ते पर इनको जाना चाहिए। जंगों ने तो बेड़ा गर्क किया, अगर आज अमेरिका की यह हालत है जंगों की वजह से है, वो फिर जंगें कर रहे हैं। तो अब यूरोप और अमेरिका क्या कोई सुलह हो जाएगी या ये मामलात आगे बढ़ेंगे? मतलब सुलह होगी तो कैसे होगी? अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा ग्रीनलैंड के मामले पर, क्योंकि यूरोप तो ग्रीनलैंड पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, ना वो बेच सकता ना अमेरिका के हवाले कर सकता। हाँ, कोई ऐसा दरमियानी रास्ता मिल जाए कि अमेरिकन कंपनीज आ जाएं। अच्छा, ये डेनमार्क ने ऑफर भी किया कि आप अमेरिकन कंपनीज आएं और मिनरल्स वगैरह और माइनिंग करें, लेकिन अमेरिका ने कहा नहीं, तो हम तो लेंगे। तो या तो ऐसा कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, अगर नहीं निकलेगा
और ये टैरिफ लगा देंगे तो उसके बाद फिर चीजें और एक्सप्लोड होंगी। ये बहरहाल इस वक्त की ताजा तरीन डेवलपमेंट्स है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रोगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।